समझ गया मैं, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंस। ठीक है, ठीक है बेटा। डिपेंडेंस माइट बंद कर दो बेटा ऑफ आर एंड रो, आर या और रो कर लो, मतलब दोनों का, अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंडेंस की बात करें, ठीक है। देखिएगा, इसका अगर आप फार्मूला जाए तो एक ये फार्मूला है, जरा ध्यान दीजिएगा, जो थर्मो से मिलता हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, जब टेम्परेचर पे डिपेंडेंस की बात है तो थर्मो यानी हीट से तो रिलेटेड है ही, लेस और मोर, है ना। तो देखिएगा, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी होता है। ये आपने पढ़ा भी था, या तो शायद वो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में। आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, RT is resistance at T डिग्री सेल्सियस। एंड बेटा देखिएगा, रेजिस्टेंस में पता है R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी से डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इसका मतलब है, आप इसका फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रो टी यानी रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, इक्वेशन 2 है। तो दोनों फार्मूले लिख सकते हैं। टेम्परेचर के साथ दोनों में एक ही प्रोपोर्शन में फर्क आता है। अल्फा को क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। आप चाहें तो देखो बेटा, जो फार्मूला रेजिस्टेंस का होगा वही फार्मूला रेजिस्टिविटी का भी होगा, इसमें लेकर के तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। R1 इज रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस and R2 is resistance at T2 डिग्री सेल्सियस। अगर ये है तो therefore देखिएगा बेटा, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये T डिग्री सेल्सियस की बजाय अब हम T1 डिग्री सेल्सियस चाहते हैं। इसका सिंबल R1 कर लिया, R1 इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा R नॉट 1 प्लस अल्फा T1। एंड अगर आप देखें तो R2 यानी इसकी जगह अगर R2 लिख लें तो हो जाएगा R नॉट 1 प्लस अल्फा T2। ये अब एक काम करो, अगर हम चाहें कि अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहां से एक चीज देखना बेटा, ये फार्मूला आप ध्यान रखिए। अगर आप चाहें तो R नॉट की वैल्यू निकालें तो R नॉट इक्वल टू हो जाएगा R1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1, और यहां से भी देखें तो R नॉट इक्वल टू R2 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2। आप दोनों को कंपेयर करें, इनको और इनको, और इनको कंपेयर करके जरा अल्फा निकालिए बेटा। चलिए, तो अगर आप देखिए कंपेयरिंग, आप इनको इक्वेशन लिखना चाहें, ये कुछ है, छोड़ दो, क्या जरूरत है। R1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1 इक्वल टू R2 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। R1 प्लस R1 अल्फा T2 इक्वल टू R2 प्लस R2 अल्फा T1 सॉरी। तो आप देखो यहां से क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 इक्वल टू R2 माइनस R2 T1 माइनस R1 T2 इंटू अल्फा। तो अल्फा देखें ये आ जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन R2 T1 माइनस R1 T2। यहां से अल्फा निकाल सकते हैं, ये नेक्स्ट इक्वेशन आ जाती है। चले आगे। अल्फा बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है जब रेजिस्टर, तुम लोग क्या थर्मल एक्सपेंशन वगैरह पढ़े नहीं हो, तब से पढ़ा ही है क्या तुम्हारा? वहां पे भी अल्फा आया था। और वैसे कोई मतलब भी नहीं होता, एक लॉजिक डेवलप करो, जब इस तरह के फार्मूले आते हैं R इक्वल टू R नॉट प्लस अल्फा टी या बीटा टी गामा, तो अल्फा बीटा गामा उस क्वांटिटी के टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। ये तो कैलकुलेशन में तक क्या वैनिश किया, जैसे हमने इस इक्वेशन को बनाने में क्या किया, R नॉट को वैनिश किया, इसी तरह से न्यूमेरिकल में किसी और को चीज को वैनिश कराएं तो आप उसे कर सकते। चले आगे थोड़ा और, अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये केवल इंट्रोडक्शन है। अब आप एक चीज देखिएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस की अगर हम बात करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन आ गया था, तो एक बार शुरुआत वाला फार्मूला फिर से लिखते हैं। सिंस RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी था, ये आप इस फार्मूले को चाहे तो एक बार फिर से यहाँ पर लिखें और देखें ये क्या कहता है। ये फार्मूला क्या कहता है जरा समझिएगा। देखो बेटा, जिन सब्सटेंसेस के लिए अल्फा पॉजिटिव है
तो आप समझिएगा जरा, अगर टेम्परेचर T बढ़ेगा तो ये अगर पॉजिटिव है यानी ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, T बढ़ेगा ये वैल्यू बढ़ेगी, ये ऐड होगी यहां पर, इसलिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस है T डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो आप मोटे तौर पे ध्यान रख लीजिए, जिन सब्सटेंसेस के लिए अल्फा इज पॉजिटिव उन सब्सटेंसेस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है और घटने के साथ घटता है। जिन सब्सटेंसेस के लिए अल्फा नेगेटिव है, आप देखो अगर ये माइनस होते यहां पर माइनस आ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस घटता है, और बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा एंड वाइस वर्सा। और जिन सब्सटेंसेस में अल्फा जीरो है तो उन पर आप देखो ये जीरो हुआ तो ये टर्म गायब हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा, आर नॉट ही बना रहेगा, कोई चीज नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर तीन तरह से बात करेंगे। वो सब्सटेंस जिनके लिए अल्फा जो है, एक मिनट रुकिएगा, देखो बेटा, वो सब्सटेंसेस जिनके लिए अल्फा पॉजिटिव है, दूसरे वो सब्सटेंस जिनके लिए अल्फा नेगेटिव है, और जिनके लिए अल्फा नेग्लिजिबल या जीरो है। बोलिए, इतना क्लियर है बात? ठीक है, तो आप पहला लिखिएगा डिपेंडेंस, या इफेक्ट कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स। तो हम इफेक्ट ऑन कंडक्टर ले रहे हैं, पहली हेडिंग में डिटेल लिख लेता हूं, आगे शॉर्ट में कर लेंगे। तो पहले ध्यान रखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ध्यान रखिएगा, फॉर कंडक्टर्स अल्फा पॉजिटिव है, therefore on increasing temperature resistance also increases and vice versa, right? vice versa मतलब घटने पे घटेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो बेटा ये RT वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, जो सब्सटेंसेस अल्फा पॉजिटिव रखते हैं उनके लिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये हुआ। अब तुम कहोगे कि सर इसका मतलब इसका ग्राफ क्या हुआ, लॉजिक रीजन भी लिख लेंगे। तो देखिएगा, ये रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के साथ, ये T डिग्री सेल्सियस में है। ध्यान रखिएगा, जब टेम्परेचर यहाँ T 0 डिग्री सेल्सियस है तो आप देखो ये आएगा। जानते हैं क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये ऐसे ग्राफ जाता है, लेकिन ये आइडियल है। रियल में ग्राफ जानते कैसे होता है? पहले मैं रियल बना दूं। शुरुआत में धीमे बढ़ता है, फिर ऐसे बढ़ता है। प्रैक्टिकली आइडियली ये ऐसे बनाते हैं। तो हकीकत में अगर इन दोनों में से दोनों ग्राफ हो, डॉटेड वाला हो, ये हो, तो ये वाला रियल है, यानी इसको आप कहोगे ये आइडियलिज्म नहीं लेता है। तो ये आइडियल ग्राफ है और ये रियल ग्राफ है, राइट? लॉजिक ये है, जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रीजनिंग, तो देखो अल्फा पॉजिटिव होना ये तो मैथमेटिकल रीजनिंग है ना, हमने फार्मूले में कुछ बताया। लेकिन कहा जाए व्हाट इज द प्रैक्टिकल लॉजिक, तो जानते क्या है? देखिएगा, R इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर टॉ A है, इससे एक्सप्लेन करना ज्यादा बेटर होगा। देखो R इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर टॉ A होता है, इसमें केवल और केवल आप R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टॉ, जो रिलैक्सेशन टाइम है बेटा, ये वास्तव में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है जरा देखिएगा, T, तो पता है टॉ इक्वल टू टाइम है ना, ये होता है बेटा लैम्डा अपॉन VRMS। तुम कहोगे लैम्डा क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन की बेटा पॉजिटिव आयन से जो सक्सेसिव कोलिजन होता है उनके बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, इसे मीन फ्री पाथ लैम्डा कहते हैं। और RMS स्पीड हम मान ले रहे हैं, एक पार्टिकल की तरह डील कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल की तरह, इसकी स्पीड VRMS है। तो आप बताइएगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो RMS स्पीड बढ़ती है, अगर RMS स्पीड बढ़ेगी तो T जो होता है वो घटता है। साथ ही साथ जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पॉजिटिव आयंस का बेटा वाइब्रेशन भी तेज हो जाता है, ये तेज वाइब्रेट करने लगते हैं। अब एक चीज बताओ, ये मॉलिक्यूल अगर पहले यहां तक वाइब्रेट करते थे, यहां तक, अब ये यहां तक करेंगे ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब है बीच से इलेक्ट्रॉन को निकलने का रास्ता जो होता है वो और कम हो जाएगा। जैसे देखो ना, जैसे कोई चीज है, तुम्हें इस रास्ते से निकलना है, जो हम हाथ दिखा रहे हैं, ये अगर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते तुम कहोगे सर चांस है कि यहां पर जब हो तो हमारी टक्कर हो जाए, और अगर ये और तेज वाइब्रेट करे तो यहां तक करे तो तुम्हारे निकलने के बीच से चांस जो होते हैं, यानी आपकी गति जो होगी और प्रभावित हो जाती है। तो वास्तव में जानते क्या होता है कि अगर टॉ का हम ये फॉर्मूला यहां पर उठा के डाल दें तो आप देखिएगा R इज प्रोपोर्शनल टू VRMS अपॉन लैम्डा होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से
आरएमएस वेलोसिटी यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती है, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और दूसरा, ये जो पॉजिटिव आयंस है इनका वाइब्रेशन तेज हो जाता है, इसलिए इफेक्टिव फ्री पाथ जो है, मीन फ्री पाथ लैम्डा, वो कम हो जाता है। ये बढ़ा इसलिए ये बढ़ता है, और लैम्डा जो है ये घटा इसलिए बढ़ता है। इसलिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का मतलब समझना, इलेक्ट्रॉन को चलने में बाधा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को चलने में बाधाएं बढ़ जाती हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बोलिए, इतनी बात क्लियर है? तो तुम लोग ऐसा करना, एक्सप्लेनेशन में ये जो यहां तक लिखा है इस जगह तक आ जाओ, इस इक्वेशन को x1 लिख लो, फिर मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं। ठीक है, डायग्राम भी ये बना लेना मीन फ्री पाथ वाला। On increasing temperature, Vrms increases. Effective mean free path lambda decreases. Hence, from equation x1, ये इक्वेशन बेटा x1 R increases. आगे बढ़िएगा। सेकंड, ये था इफेक्ट ऑन, हमने कंडक्टर लिखा था, और ये चीज आ गई है, अच्छी बात है। नहीं आई है, अल्फा से ध्यान रखिए, आपको आंसर ही लिखना होता है। जब थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछते हैं तब एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन अलॉय। इफेक्ट ऑन अलॉयज। आप जानते हैं बेटा, अलॉयज जो होते हैं इनके लिए, नहीं जानते तो सुनिए, अलॉयज के लिए भी अल्फा पॉजिटिव होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। कंडक्टर के लिए लार्ज पॉजिटिव था, ये स्मॉल पॉजिटिव है। स्मॉल पॉजिटिव का मतलब समझे, अलॉयज का टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन उतनी तेज नहीं जितना कंडक्टर में बढ़ता था। तो आप लिखोगे अल्फा इज स्मॉल पॉजिटिव, हेंस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, बट लेस देन, लिख दो शॉर्ट में, लेस देन दैट इन कंडक्टर्स। कंडक्टर से कम होता है, तो इसे ब्रैकेट में कर लो जाए। ठीक है, तो अल्फा इनके लिए स्मॉल पॉजिटिव है। रीजन वही है जो वहां बताया था। ठीक है, यहां थोड़ा कम रहता है अलॉयज में। देखो ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, देखिएगा। अच्छा, पिछले ग्राफ में अगर वाई एक्सिस पर मैंने रेजिस्टेंस लिखा था बेटा, तो वहां रो भी लिख लीजिएगा। शायद देखो हमने शायद आर टी लिखा था, तो आगे रो टी भी लिख दीजिएगा और करके। क्लियर? बताइए क्या बताता है? ये कहता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तुम्हें सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस से रेजिस्टेंस 0 नहीं होता है। नहीं तो 0 डिग्री टेम्परेचर तो आप चले जाओ कश्मीर में 1 महीने पहले था, रेजिस्टेंस 0 होता। वहां पर जब करंट तार में से गुजरती तो तार हीटअप ही ना होता, एनर्जी लॉस ही ना होता, हो ही नहीं सकता। रेजिस्टेंस 0 तो हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखिएगा, इनके लिए क्या होता है, हमेशा ग्राफ 0 से ऊपर से स्टार्ट होगा, इसे आर नॉट कहते हैं, या आप रो नॉट लिखना चाहे रो नॉट कहते हैं। टेम्परेचर के साथ इनका भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं। देखो पिछले का हमने ऐसे किया था ऊपर, ये थोड़ा स्लो होता है ऐसे। तो आप चाहे तो दोनों बना ले, आप कह सकते हैं ये कंडक्टर के लिए हुआ, रेपिटेशन है बेटा, ये अलॉयज के लिए हुआ। चल लिखिए बेटा, फिर तीसरा यही आएंगे, इसी को मिटा के करेंगे, तेजी से लिखिए। ठीक है, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट आएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। क्या बेटा, एक तरह से समझ लो कि शायद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस पर बात है, उसमें शायद यही वाला जो बात बताने जा रहे हैं इसी के आने का सबसे ज्यादा चांस है। और वो क्या है, देखो बेटा, कुछ स्पेसिफिक या स्पेशल टाइप ऑफ अलॉयज होते हैं, जैसे नाइक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन एक्सेट्रा, जिनके लिए अल्फा जो होता है, जैसे हमने बताया था, इसके लिए अल्फा स्मॉल है, लेकिन जिनके नाम मैंने लिए इनका लिए अल्फा जो होता है नेग्लिजिबल होता है, लगभग 0 होता है। तो लिखो देयर आर सम स्पेशल अलॉयज लाइक नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम से बनता है, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, यूरेका एक्सेट्रा, और विच अल्फा इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब अल्फा इज ऑलमोस्ट 0। तो बेटा आप बताइएगा, अगर इनके लिए अल्फा नेग्लिजिबल है, इसका मतलब इन अलॉयज के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जो होता है वो नहीं चेंज होता है। तो लिखो देयरफॉर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग या चेंजिंग कर लो, टेम्परेचर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका तो बदलते नहीं है, लेकिन एक चीज पता है बेटा,
बिल्कुल ना बदलना तो आइडियलिज्म हुआ ना बेटा। तुम्हें लगेगा क्या सर बिल्कुल नहीं बदलते, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत तो बदलते ही होंगे। तो देखो बेटा, आप एक चीज बताइएगा, अगर ये आर नॉट है या रो नॉट है, तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस अगर नहीं बदलता तो इसका तो ग्राफ क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। लेकिन थोड़ा बदलता है, तो अगर आपसे रियल बोला जाए तो थोड़ा सा ऐसे आएगा कि सर थोड़ा और ऊपर कर लो, इतना भी क्या कंजूसी, ये आया। देखो तो ये क्या है, ये आइडियल ग्राफ है इन अलॉयज के लिए। ये जो अलॉयज मैंने नाम लिखे, नाइक्रोम, कांस्टेंटिन, मैंगनीज, तीन तो याद रखो बेटा, नाइक्रोम, कांस्टेंटिन एंड मैंगनीज। और ये रियल है, मतलब क्या रियल का मतलब हुआ यार थोड़ा तो बदलते ही है, शायद इससे कम जाए ऊपर चलेगा लेकिन थोड़ा तो बदलते ही है बेटा। इसीलिए आप सुनिएगा, इसीलिए बेटा जो हमारे कुछ जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, जैसे मीटर ब्रिज है, अप्लायंसेज क्या करें प्रैक्टिकल में जो हम यूज करते हैं, मीटर ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, या आप ले लें पोटेंशियोमीटर, इनके वायर इन्हीं अलॉयज के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो T डिग्री सेल्सियस था, लिखो दैट इज वाई स्टैंडर्ड वायर्स of that is why standard wires of meter bridge, potentiometer, PO box, PO नहीं, व्हीट स्टोन ब्रिज इसलिए नहीं लिखा, व्हीट स्टोन ब्रिज कंसेप्ट है जिस पर ये मीटर ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। PO बॉक्स है ना, तो व्हीट स्टोन ब्रिज कह सकते हो क्योंकि जो भी ब्रिज व्हीट स्टोन पे काम करेगा वो सब व्हीट स्टोन है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर नाम मैंने यहाँ रख लिया। ये पीओ बॉक्स है, पूरा नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो स्टैंडर्ड वायर्स ऑफ मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, पीओ बॉक्स आर मेड ऑफ दीज अलॉयज। कौन से अलॉय बेटा, नाम बोलो इनके, हाँ, नाइक्रोम, मैग्नीन, कांस्टेंटिन, राइट, हाँ ठीक है। अब आप एक चीज और देख लीजिएगा, फॉर दीज अलॉयज जो हमने ऊपर जिक्र किया, अब बार बार नाम नहीं लिख रहे हैं, जानते क्या आया था, अल्फा इज नेग्लिजिबल, रिपीटिशन ही है, एंड सुनिएगा रो इज हाई, इनका रो जो होता है रेजिस्टिविटी हाई होता है। तो ये याद रखो कि इस तरह के अलॉयज की बात करें तो लिखोगे अल्फा जीरो रो हाई, अल्फा नेग्लिजिबल रो हाई, ठीक है। चलिए हमने बात की कि बेटा कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव, अलॉयज के लिए अल्फा पॉजिटिव लेकिन स्मॉल पॉजिटिव, कुछ खास अलॉयज लिए इनके लिए अल्फा नेग्लिजिबल, और इसलिए टेम्परेचर के साथ इनका रेजिस्टेंस ज्यादा परिवर्तित नहीं होता है। इसीलिए बेटा जो हमारे कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके स्टैंडर्ड वायर्स जो होते हैं इन्हीं अलॉयज के बनाए जाते हैं। इन अलॉयज के लिए अल्फा इज नेग्लिजिबल एंड रो इज हाई, रो हाई। इफेक्ट ऑन इंसुलेटर्स, पता है बेटा इंसुलेटर जो होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी लगभग जीरो होती है। लेकिन इंसुलेटर का बेटा होता ना कि इंसुलेटर में सिर्फ लकड़ी तो आया नहीं, प्लास्टिक तो आया नहीं, बहुत सी चीजें और भी हैं जो इंसुलेटर में रखी जाती हैं। तो हम अगर वाइड रेंज में चलें तो हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर के लिए अल्फा लगभग जीरो होता है, जीरो ही मानो, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंसुलेटर कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए अल्फा थोड़ा सा नेगेटिव होता है, और नेगेटिव का मतलब है टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन टूटते हैं और फिर उनके अंदर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर ये आया भी था कि इंसुलेटर पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव है, तो बेटा टेम्परेचर बढ़ने पर इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कम होता है। अब बढ़ने का मतलब एक हद है, बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, राइट। तो हम इसमें कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। देखो फॉर इंसुलेटर्स अल्फा इज स्मॉल नेगेटिव, अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ऑल्दो फॉर इंसुलेटर्स रो और आर इज वेरी हाई, हेंस देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज जीरो। तो आप देखिएगा अगर नेगेटिव मान के चलें तो आप हम बट करके लें, बट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर to a very high value, some electrons becomes free, hence on increasing temperature R decreases, R घटता है। तो ध्यान रखना इंसुलेटर के लिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस, अगर क्वेश्चन में कंडीशन ना दें तो आप जीरो मान के मत चलना, आप नेगेटिव मान के ही आंसर देना। क्यों? क्योंकि एक हाई का मतलब भाई टेम्परेचर उन्होंने कहा, उन्होंने कंडीशन तो लगाई नहीं, बस यहीं तक गर्म करना है।
तो क्योंकि हम लोग इंसुलेटर को 0 ही लेते हैं, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर फिर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए रेजिस्टेंस घट जाता है। एनसीईआरटी यही लिखता है, ये नेगेटिव अल्फा नेगेटिव मान के चलता है, वो टू दी पॉइंट एक लाइन में बात करके निकल जाता है, डिटेल करता नहीं है। तो देखो आर या रो इधर आप ले लें, रो ले लें या आर ले लें, तो इनका क्या हुआ, आप कहोगे टेम्परेचर के साथ ही घटता है। ये ग्राफ ऐसे आएगा, रेक्टेंगुलर और हाइपरबोला। आर का मतलब रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी दोनों, अगर आर घट रहा है तो रो भी घट रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव है, और अभी हमने लेटेस्ट किया कि इंसुलेटर पे क्या है। तो ले दे के बात ये आई कि अल्फा को नेगेटिव मान के आप बात करिए। नेक्स्ट आएगा और इंपॉर्टेंट है, जो भी नंबर हो आप नंबर डाल दीजिएगा, इफेक्ट ऑन सेमीकंडक्टर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, सेमीकंडक्टर कंडक्टर्स। बेटा ध्यान रखो, सेमीकंडक्टर्स के अल्फा नेगेटिव है, अल्फा इज नेगेटिव। सेमीकंडक्टर्स के कुछ के नाम भी लिख लेते हैं, ये बेटा जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, एक्सेट्रा, जो टेट्रावैलेंट होते हैं बेटा आपके पीरियोडिक टेबल में, वो सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। अल्फा नेगेटिव है, दैट इज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आर या रो डिक्रीजेस। बेटा जिसके लिए अल्फा नेगेटिव होगा उसमें टेम्परेचर बढ़ने पर आर या रो घटता है, राइट। अगर ग्राफ बनाओगे, आर इधर ले लो, रो ले लो ये, और अगर ग्राफ लेंगे टेम्परेचर के साथ तो ये ऐसे आता है, ये आर नॉट के बराबर है या रो नॉट के बराबर है, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर जर्मेनियम सिलिकॉन नाम लिख दें तो भी यही बात हुई है ना, सेमीकंडक्टर्स के लिए ये होता है। कारण लिख लेना, एक्सप्लेनेशन जरा से लिख देना, एक्सप्लेनेशन क्या होता है। एक्सप्लेनेशन बेटा ये है, सुनिएगा, 12th में थोड़ा सा तो सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं, और जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन एंड होल फ्री होते हैं, और जब खूब सारे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आएंगे तो वो करंट को बढ़ा देंगे, इसलिए रेजिस्टेंस को घटा देंगे। ठीक है, बोलो, क्लियर बात। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर more and more covalent bonds break, hence huge numbers of electrons and holes become free। खूब सारे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स फ्री होते हैं, इससे क्या होगा, hence इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी increases and resistivity, जिसे रो से लिखते हैं, और R decreases। तो कंडक्टिविटी बढ़ती है यानी रेजिस्टिविटी घटना आएगा। इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो खासकर लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं। इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके लिए भी अल्फा नेगेटिव है बेटा, अल्फा इज नेगेटिव, देयरफॉर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आर डिक्रीजेस। ग्राफ यही आएगा बेटा, यही ग्राफ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में डाल, एक्सप्लेनेशन बस थोड़ा सा बदलता है। बताइएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्यों घटता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में बेटा जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने पे ज्यादा आयंस रिलीज होते हैं, जब ज्यादा आयंस वहां पर जनरेट होते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टेंस घटता है। बोले बेटा, है ना, मोर आयंस, आयंस में पॉजिटिव नेगेटिव आया दोनों आ जाएंगे, आर रिलीज्ड, हेंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक, ग्राफ यही रहेगा बेटा जो बनाया।